ओके, शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको पता है हम लोग पॉलिनोमियल कर रहे थे, बहुपद, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है। और लास्ट क्लास की अगर टॉपिक देखें तो लास्ट क्लास में हमने दो चीज कवर किया था। पहला था टर्म्स क्या होते हैं, यानी किसी बीजीय व्यंजक के पद क्या होते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा कि पद कितने प्रकार के होते हैं। मैंने बताया पद दो प्रकार के होते हैं, समान और असमान, यानी लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। ठीक है। एक एक करके समझ लेते हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अगर मैं बोलूं पद के बारे में तो आपको याद होगा कि कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में, बीजगणितीय व्यंजक में या बीजीय व्यंजक में जो पद होते हैं, या तो प्लस के साइन या तो माइनस सर के साइन के द्वारा। हाँ, बताइए। सर मैं दो दो चीजों को क्या कहते हैं क्या? अभी समझिए, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ, दो चीजों नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस के साइन या माइनस के साइन के द्वारा दो पद अलग होंगे। ठीक है, मैं तो उदाहरण से समझा रहा हूँ ना, और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिख ठीक रहा है हूँ सर। 2x+8। क्या हमें 2x और 8 के बीच में प्लस का साइन दिख रहा है? बिल्कुल। आप बोलोगे सर 2x और 8 के बीच में प्लस का साइन दिख रहा है, तो हम कहेंगे एक पद ये वाला हुआ, दूसरा पद ये हुआ। तो पदों की संख्या अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर कितने पद है, तो आप बोलोगे सिर्फ दो पद है सर यहाँ पर। अगर मैं लिख दूं x+y-z, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब मैं पूछ रहा हूँ कितने पद है, तो आप बोलोगे सर प्लस या माइनस का साइन देखिए कहाँ पर है। तो एक प्लस का साइन यहाँ है, माइनस का साइन यहाँ है। तो एक टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म। तो हमने कहा कि यहाँ पर सर तीन टर्म। ठीक है। तो अब समझ में आया कि पदों की संख्या कैसे गिनते हैं। ठीक है। बस पदों की संख्या कैसे गिनते हैं, प्लस या माइनस का साइन देख लेंगे, गुना से कोई भी टर्म अलग नहीं होता, या भाग के साइन के द्वारा कोई पद अलग नहीं होता। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, कि पदों को लिखते कैसे। जैसे मैं लिख दिया यहाँ पर 5x-3y+8। अब यहाँ पर मैं पूछूं कि कितने पद है, तो आप में से हर एक बच्चा बोल देगा कि सर यहाँ पर टोटल तीन टर्म है। टोटल तीन टर्म, एक, दो और तीन। तो मैं बोलूँ लिख के बताओ कौन कौन से टर्म है। तो पहला टर्म को आप बोलोगे सर 5x। दूसरे टर्म को अगर लिखना हो, इंपॉर्टेंट यही है कि जब भी आपके पास किसी भी टर्म के आगे माइनस का साइन है, तो सिर्फ 3y लिखना गलत होता है। आप बोलोगे सर माइनस का 3y लिखेंगे। और 8 है तो ये 8 लिख दिया, क्योंकि 8 के आगे प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन नहीं लिखते। लेकिन अगर माइनस का साइन है तो माइनस लगाना जरूरी होता है। क्लियर है? ये समझ में आया? बताइए। तो कभी भी किसी टर्म के आगे माइनस का साइन है, नेगेटिव का चिन्ह है, तो नेगेटिव के साथ लिखेंगे। दूसरा चीज, अब हम लोग पदों का प्रकार देखते हैं कि टाइप कितने होते हैं। तो समान और असमान क्या होता है, लाइक और अनलाइक क्या होता है। समान पद होने के लिए हमने दो कंडीशन पढ़ा। समान पद होने के लिए पहला कंडीशन ये होता है कि समान चर होने चाहिए। अगर दो पदों में उनका चर समान है, उनका वेरिएबल समान है, तो हो सकता है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि उनका जो घात है, चरों का जो घात है, वो समान होना चाहिए। अचर से कोई मतलब नहीं है, चर समान होने चाहिए, उनके घात समान होने चाहिए, सेम वेरिएबल सेम पावर, तो वो समान पद होंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x⁻2, 5x⁻2, और यहाँ लिख दिया 5x⁻3। ये समान पद है या नहीं? तो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर दोनों के चर तो दोनों के x दिख रहे हैं, यहाँ भी x है, यहाँ पर भी x है, लेकिन एक जगह घात 2 दिख रहा है, एक जगह घात 3 दिख रहा है। ये अलग अलग है ना? तो इनका घात जो है अलग है, तो हम कहेंगे सर इनका घात समान नहीं था, तो ये असमान पद कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? अनलाइक टर्म, यानी असमान पद। अगर मैं लिख दूं 5x² और मैं यहाँ पर लिख देता -9x²। अब मुझे दिख रहा है दोनों ही जगह पर चर क्या है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। इसका भी घात 2 है और इसका भी घात 2 है, तो हम कहेंगे ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों समान पद है। समझ में आया? समान पद होने के लिए कंडीशन क्या है? सेम पावर सेम वेरिएबल। सेम वेरिएबल होना चाहिए, समान चर होना चाहिए, समान पावर होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, तो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, पदों की संख्या पर पदों को, है ना, ये क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्लास पे बेस्ड। तो यहाँ पर आपको पहचानना है, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट क्लास में हमने कवर कर रखा है, सेम क्वेश्चन था ऑलमोस्ट। पूछा गया है कि इसे एक एक्सप्रेशन दिया गया है, एक बीजीय व्यंजक लिखा गया है, और इसमें आपको पदों को पहचानना है। बोला गया है y⁻3 -5y-17 में पद कौन कौन से हैं, इसके पदों को पहचान कर मुझे बताइए कौन से ऑप्शन में इस एक्सप्रेशन के टर्म्स यानी पद को लिखे गए। ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी या डी?
और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। टर्म्स को देखिए, सारे ऑप्शन को देखिए, आंसर दिख जाएगा। थोड़ा ध्यान से बस देखना, कहाँ पर आपको सारे पदों को लिखकर बताया गया है। अच्छा, कुछ बच्चे अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो देखो इसका दो लॉस है। एक तो आपका रिकॉल क्वेश्चन छूट सकता है, आप क्लास लेट से ज्वाइन करोगे तो। दूसरा, क्लास शुरू करने के पहले हम लोग रिवीजन करते हैं, तो वो भी आपका छूट जाता है। ठीक है, तो क्लास हमेशा 5 मिनट पहले ज्वाइन करना। तो ठीक है, अभी आप आंसर करो पोल में। तो 5 बच्चे और अभी तक मुझे जितने आंसर दिख रहे हैं सभी का आंसर सही है एक्सेप्ट वन। सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सभी का आंसर सही है। 10 सेकंड रुकेंगे, एंड करेंगे। आसान सा क्वेश्चन है। अभी अगर कर लिया है तो जल्दी से पोल में आंसर कर लीजिए जाकर। आपने अगर डिसाइड कर लिया तो पोल में जाकर आंसर कीजिए। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, अच्छी बात है कि मैक्सिमम सभी बच्चों के आंसर आए हैं, और उससे अच्छी बात है कि सभी का आंसर सही है, सिर्फ एक आंसर गलत हुआ है। कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ y³ -5y -17 के में कितने पद है, चलो ये लिख के बताओगे यहाँ पर कितने पद हैं। नंबर ऑफ टर्म्स, नहीं मैं आंसर नहीं मांग रहा, मैं पूछ रहा हूँ टर्म्स कितने कितने पद हैं, पदों की संख्या। 3। आप बोलोगे सर दो जगह माइनस का साइन दिख रहा है, तो माइनस से दो पद अलग हो जाते हैं, तो 1, 2, 3, 3 पद तो साफ दिख रहे हैं। अब पहला पद लिखोगे सर y⁻3, दूसरा लिखोगे सर माइनस का 5y। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हमें साफ दिख रहा है कि एक 5y के आगे एक माइनस का साइन है ना, और हमेशा चिन्ह इंपॉर्टेंट होता है, तो आप बोलोगे सर -5y। और तीसरा क्या लिखोगे, -17, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस का साइन है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। क्लियर, y³ -5y -17। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए, तो पद के गुणनखंड आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का पहला टॉपिक, फैक्टर्स ऑफ अ टर्म, पद के गुणनखंड। गुणनखंड सभी ने सुन रखा होगा आप लोगों ने। तो पद के पहले मैं एक नंबर लेता हूं, ठीक है, संख्या का गुणनखंड करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, एक नंबर लिख रहा हूँ 15, मुझे बताइए किसी दो नंबर को गुना करके 15 मिलेगा क्या, और कौन से दो नंबर को गुना करके 15 मिल जाएगा। एनीवन, चैट 3 में और या 5 माइक। को सर। 3 और 5 को आप बोलोगे सर 5 और 3 को अगर मैं गुना करूं तो हमारे पास 15 आ जाएगा। तो और 5 को और तोड़ सकते हैं क्या, नहीं, 5 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, मतलब प्राइम नंबर है। तो अगर मैं पूछूं ना कि 15 का अभाज्य गुणनखंड बताइए, देखो ध्यान रखना कि अभाज्य गुणनखंड मैं पूछ रहा हूँ, प्राइम नंबर के बारे में बोल रहा हूँ। गुणनखंड तो और भी होंगे, लेकिन मैं अगर अभाज्य बोल तो आप बोलोगे सर इसका 15 का गुणनखंड जो होगा, एक होगा 5 और एक होगा 3, 5 और 3 को गुना करेंगे 15 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। अगर मैं बोलूँ चलो मेरे को 20 का गुणनखंड बताइए, अगर मैं 20 को ब्रेक करना चाहूँ, तो 20 को आप कैसे सोचोगे, आप सोचोगे ना 20 कैसे मिलेगा, या तो मैं 10 को 2 से गुना कर दूं तो भी 20 मिल जाएगा, और कोई बच्चे ऐसा भी 5 कर को सकता है 4 सर मैं से। 5 को 4 से गुना कर देंगे तो भी 20 मिल जाएगा। ठीक है, दोनों ही तरीके से 20 हम लोग ला सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, क्या 10 और 2 फाइनल आंसर होगा, नहीं और टूटेगा। 10 एक प्राइम, 2 तो एक प्राइम नंबर है, लेकिन 10 एक प्राइम नंबर नहीं है, 10 अभाज्य संख्या नहीं है। तो 10 को हम लोग और तोड़ेंगे, 5 गुना 2 गुना 2, ऐसे तोड़ दिया। अब 5 और 2 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 20 मिल जाएगा। इनको जैसे ही गुना करोगे आपको 20 मिल जाएगा। 5 गुना 2 10, 10 गुना 2 20। उसी तरीके से मैं इधर तोड़, तो 5 को तो 5 लिखोगे, 5 तो एक प्राइम नंबर है, लेकिन 4 और टूटेगा। 4 को आप लिख सकते हो 2 गुना 2। ठीक है, अगेन देखो सेम दिख रहा है, ये दोनों सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आप बोलोगे सर दोनों सेम है। 5 × 2 × 2, चाहे आप ऐसे लिख लीजिए चाहे आप ऐसे लिख लीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। क्लियर है, समझ में आया, क्लियर है। चलो, अब मैं इसको मिटा दूं, एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ इस नंबर पे बेस्ड। ठीक है, अगर मैं कहूँ आपको कि चलिए मुझे 30 का अभाज्य गुणनखंड बताइए, प्राइम फैक्टर बताइए, तो 30 को आप तोड़िए। आप ऐसा लिख सकते हो सर 10 को 3 से गुना कर देंगे तो भी मिल जाएगा, और कोई बच्चा ऐसा भी बोल सकता है सर 15 को मैं 2 से गुना कर दूं तो भी 30 मिल जाएगा। 30 को दोनों ही तरीके से हमने लिख लिया। और कोई बच्चा ऐसा भी बोल सकता है सर 6 को 5 से गुना कर देंगे, जैसा चैट में लिख रहे हो राजेंद्र के नाम से जो बच्चे, तो मैं तीनों ही केस लिख दिया। चलो मैं लिख दे रहा हूँ 5 गुना 6, सभी को सॉल्व करता है। तो 10 गुना 3 को लिख सकते हैं क्या, 10 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुना 2, 5
इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये क्या क्या नंबर दिख रहे हैं मुझे, 5, दूसरा 2 और तीसरा 3, ये अभाज्य नंबर हो गए, ये प्राइम नंबर हो गया। अब ये नहीं टूटेगा, 5 को आप दो पूर्ण संख्या को गुना करके नहीं ला सकते, 2 प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, और नहीं टूटेगा। 15, 15 क्या है, इसको लिख सकते हो 5 गुना 3 और इंटू 2। तो अगेन आपको दिख रहा है 5, 3 और 2, यही 3 नंबर को गुना करने पर 30 मिला। और 5 गुना 6, तो 5 को तो मैंने 5 लिख दिया और 6 को मैंने लिख दिया 2 गुना 3। ठीक है, तो फिर दिख रहा है 5, 2, 3, तो यही 3 नंबर दिख रहे हैं सभी जगह पर। तो अगर मैं प्राइम नंबर के बारे में बोलूं तो आप बोलोगे सर 30 का गुणनखंड क्या है, 2, 3 और 5। ठीक है, इससे गुणनखंड तो और भी होंगे, लेकिन अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं, अभाज्य गुणनखंड की बात करूं, तो 2, 3 और 5 होगा। समझ में आ गया, ये क्लियर हुआ? तो जिस Yes, sir. तरीके से, चलो गुणनखंड में क्या समझा, गुणनखंड में हमने बस यही समझा ना कि अगर हमारे पास कोई एक बड़ा सा नंबर है, एक बड़ा सा नंबर है, तो इसको हम लोग छोटे छोटे प्राइम नंबर के गुणनखंड के रूप में ब्रेक कर सकते हैं। इनको गुना करने पर वापस से हमारा यही वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से किसी भी चर वाले में, मतलब अगर वेरिएबल के फॉर्म में, क्योंकि हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, बहुपद पढ़ रहे हैं, बीजीय व्यंजक पढ़ रहे हैं, तो वहां पर एक्स वाई जेड के टर्म आएंगे, तो टर्म्स को भी हम लोग इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। जैसे समझो, अगर मैं लिख रहा हूँ 5xy + 6, मुझे बस इतना बताना कि ये जो बीजीय व्यंजक आपको दिख रहा है 5xy + 6, इसमें कितने पद हैं, नंबर ऑफ टर्म्स बताओगे, पदों की संख्या बताओगे? 2। पवन कह रहे, मुकेश कह रहे, पदों की संख्या कितनी है, 2। तो आप बोलोगे सर एक पद ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तो 2 पद हो गए। चलो मैं दोनों पद को लिख दे रहा हूँ पहले। तो पहले मैंने लिखा कि एक पद हमारे पास हुआ सर 5xy। ठीक है, सॉरी 5x, मैं इसको मिटा रहा हूँ, 5xy। अब इसको हम गुणनखंड कर सकते हैं क्या, इसको भी ब्रेक कर सकते हैं? बिल्कुल इसको ब्रेक कर सकते हो। इसको आप लिखोगे सर 5xy कहने का मतलब 5 गुना x गुना y। ठीक है, कोई भी दो चर के बीच में अगर मैं लिख रहा हूँ ए बी, इसके बीच में अगर कुछ भी नहीं लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या है, ए और बी के बीच में कौन सा साइन है, कोई बताएगा? ए और बी के बीच में गुना का साइन है, मल्टीप्लिक्स, वेरी गुड। अगर मैं कह रहा हूँ 5m, तो 5 और m के बीच में कौन सा साइन है, तो आप बोलोगे सर 5 गुना m। गुना का। बीजीय व्यंजक को लिखने में सिखाया था ना, वहां पर ही बताया था, m को 5 गुना करना, 5m सीधे लिख दिया, मतलब 5 से m से गुना करेंगे 5m बन जाएगा। तो 5xy मतलब 5 इंटू एक्स इंटू वाई। अब 5 टूटेगा क्या, नहीं, 5 नहीं टूटेगा, प्राइम नंबर है। x टूटेगा क्या, नहीं, क्योंकि x ही लिखा हुआ है, उस पर कोई पावर एक ही है, y एक ही बार लिखा गया। तो यहाँ पर हम लोग इसके गुणनखंड अगर मुझे लिखने रहे, तो हम लिखेंगे 5, x, y। ठीक है, ऐसे लिखना। अगर मुझे 6, दूसरा पद मुझे दिख रहा था 6, 6 को तोड़ना हो, 6 को कैसे तोड़ेंगे, आप बोलोगे सर 3 गुना 2, तो एक नंबर मुझे दिख रहा है 2 और एक नंबर मुझे दिख रहा है 3, है ना। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सभी इसके पदों को गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया। अच्छा, सुनील के नाम से जो बच्चे, आप कैमरा बंद करिए। ठीक है, तो 5x, 5, x, y और 6 को लिख दिया 2 गुना 3। क्लियर है, समझ में आया? अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, चलो और मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन है आपके सामने 12 और मैं लिख दिया a² b, इसको कैसे ब्रेक करेंगे? देखो 12 को आप लिख सकते हो ना 4 गुना 3, मैंने 12 को ब्रेक किया 4 गुना 3, कोई बच्चा 6 गुना 2 भी लिख सकता है, बिल्कुल सही होगा। मैं इसको लिख दिया a² इंटू बी, ऐसा लिख सकते हो, 4 गुना 3 गुना a² गुना b। अब a² को क्या लिखोगे, पहले 4 को तोड़ दो, 4 को आपको पता लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, और a² को लिख सकते हैं a का पावर 2, यानी सर a को 2 बार गुना करना, और b एक बार लिखा गया तो b लिख दिया। तो a का पावर 2 लिखने का मतलब a इंटू ए होता है, तो इसलिए मैंने a को 2 बार लिखा, और b का पावर 1 था तो 1 बार लिख दिया। तो मैं 6 गुना 2 करके भी चेक करिए, सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि इसके गुणनखंड लिखिए, तो आप लिखोगे 2, 2, 3, 2, 2, 3, मतलब इन सभी चीजों को हम गुना कर दें कि हमारा वापस से पुराना वाला ओरिजिनल टर्म आ जाए। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 2, 2, 3 a b, है ना, इतनी चीजों को आप गुना कर दोगे तो वापस से 12 a² b आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, 2, 2, 3 और a b। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक एक्सप्रेशन लिखा गया आपके सामने 18zx, ये बड़ा सा एक एक्सप्रेशन लिख दिया।
और यहाँ पर आपको बोला गया है कि सभी पदों को गुणनखंड के रूप में लिखिए। ठीक है, चलिए मैं पहला पद लिख रहा हूँ 18zx, पहला पद जो है 18zx, ये लिखिए। इसको अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऊपर में लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 18zx को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 18 गुना z गुना x। ये और ब्रेक होगा या नहीं होगा, और ब्रेक होगा होगा या सर। नहीं होगा? होगा। मुझे साफ दिख रहा है सर 18 प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य नहीं है तो भाज्य है, मतलब वो कटेगा और टूटेगा। तो 18 को क्या लिखोगे? देखो मैं सिर्फ 18 को तोड़ रहा हूँ, तो 18 को लिख सकते हैं ना 9 गुना 2, 9 गुना 2। ठीक है, अब 9 को टूट सकते हैं क्या? तो 9 को भी तोड़ सकते हो, तो 9 यस को सर, लिखोगे सर 3 तीन। गुना। हाँ बताइए, 3 गुना 2। ठीक है, तो 18 को मैंने क्या लिखा, जो यहाँ पर 18 लिखा है ना, इस 18 को मैंने लिखा 3 गुना 2। इसको गुना करेंगे तो 18 मिल जाएगा। और इसके बाद मैंने लिखा जेड और गुना एक्स, वैसे लिख दिया तो ये हो गया, गुणनखंड के रूप में मैंने व्यक्त कर दिया। 3 गुना 2 गुना जेड गुना एक्स। चलिए अगला टर्म क्या है हमारे पास, 5y² 5y²। तो इसमें क्या करेंगे, 5y² में क्या करेंगे? ये नहीं होगा सर, ये अभाज्य संख्या है। ये 5 अभाज्य संख्या है, 5 को तो ठीक है, आप कहोगे सर 5 अभाज्य संख्या है, 5 को मैंने 5 लिख दिया, लेकिन y² टूटेगा ना। आप कह सकते हो सर a² कहने का मतलब क्या, a को 2 बार गुना करना। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूँ m², तो m को तो सर दो वाई बार गुना गुना वाई कर। गुना। अगर मैं m का पावर 3 लिख दूं, इसका मतलब m को 3 बार गुना करना। तो y² लिखने का मतलब यस y सर। 2 बार गुना हो रखा है। ठीक है, y 2 बार गुना हो रखा है, समझ में आया? क्लियर है? यस सर। समझ, कोई भी डाउट हो तो पूछते चलिएगा, अगर कहीं पर भी कोई डाउट हो ना तो चैट सेक्शन में लिख देना है आप। ठीक है, चलिए अगला जो टर्म हमारा, वो मैं XYZ लिखो तो काम चलेगा या कुछ गलत हो गया? आप बोलोगे सर एक माइनस भी था, -XYZ लिखना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तीसरे टर्म में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन भी लगाएंगे। अब माइनस का साइन है तो सीधे सीधे पहले तो माइनस लिख दो, उसके बाद बोलोगे सर एक एक्स है, दूसरा वाई है और तीसरा जेड है, मतलब -X Y और जेड को गुना करेंगे, हमारे पास ये वाला टर्म मिल जाएगा। ठीक है, सर माइनस में चौथा, कोई पर्सन समझाओ ना। हाँ मैं माइनस में करवाऊंगा, अभी एक दो उदाहरण भी करवा देता हूँ। ठीक है, चलो एक और, पहले तो ये समझ में आया ना, -XYZ तो सब सीधे सीधे माइनस लगा दिया आगे में, फिर XYZ कर दिया। यस सर। चलो 21, मैं बिल्कुल अभी माइनस का एक क्वेश्चन करवाता हूँ। 21 को कैसे तोड़ेंगे? तो 21 टूट सकता है क्या? बिल्कुल टूटेगा, 3 गुना 7 लिख सकते हैं या 7 आपके गुना 3 लिख सकते हैं। 7 × 21 होता है, चाहे 3 × 21 होता है, दोनों ही लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ब्रेक कर दिया, समझ में आया? क्लियर है? यस सर। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने, मैं एक एक टर्म लिख रहा हूँ और उसको क्या करना है, गुणनखंड के रूप में आपको बदलना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सीधे सीधे पहले लिख दिया 15AB, इसको ब्रेक करिए, क्या क्या आएगा इसका गुणनखंड, कैसे कैसे टूटेगा, कैसे कैसे ये टूटेगा? थ्री इंटू 5 × A × B। ठीक है, वेरी गुड। तो आप इसको अगर ब्रेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पहले मैं लिख रहा हूँ 15 × A × B, इतना लिख दिया। अब 15 और ब्रेक करेगा तो बिल्कुल ब्रेक करेगा, 5 × 3 × A × B। कैसे मैं लिख सकता हूँ, 5 × 3 × A × B। क्लियर है? समझ में आया? आया ना? चलो मैं एक निगेटिव वाला दे रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं लिख दूं यहाँ पर -13, और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ A²B। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, -13 लिख देंगे। ठीक है, फिर लिखा A × A × B। चलो एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ 7, या मैं लिख रहा हूँ -17M³ और N, इसको ब्रेक करके बताइए मुझे। ये आप लोग को करना है।
ट्राई करिए। हेलो। ट्राई कीजिए। ठीक है, बस 1 मिनट वेट कीजिए बच्चे, ठीक है, थोड़ी देर वेट कीजिए। बस थोड़ी देर वेट करना, क्लास शुरू करते हैं। चलो, ठीक है, -17 m³ n। अभी बताइए, आवाज क्लियर है, जा रही है आवाज? ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू के कारण से अभी रुकी थी क्लास, है ना, थोड़ी देर के लिए, कोई बात। -17 m³n। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे सर, -17 की जगह पर -17 लिख दिया। उसके बाद गुना किया m³ और गुना n। तो m³ कहने का मतलब क्या हुआ, -17 को तो -17 लिख दिया, और m³ कहने का मतलब m × m × m, 3 बार m को गुना किया और यहाँ पर n लिख दिया। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि क्या क्या चीजों को पोल गुना में करने दो पर, ना सर। क्या बोल रहे हो? हाँ, पोल में दो, पोल में दो ना पर सर। मैं बिल्कुल दे दूंगा, अभी समझिए ना इसको। अगर मैं बोलूँ क्या क्या चीजों को गुना करने पर ये वापस से आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर एक हमारा -17 हुआ, कई बार m m m ऐसे लिखा जाएगा, 3 बार m, 1 बार m लिखा जाएगा। तो कई बार इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉमा लगा करके भी, कि क्या क्या इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, गुना के जगह पर फैक्टर लिखा रहेगा। तो अगर आपको इस टाइप से मैं लिख दूं x⁻3 × y, तो क्या आप ऐसे ब्रेक कर लोगे सर, x को 3 बार गुना किया गया है और y को 1 बार गुना किया गया है, ऐसे ब्रेक कर लोगे? बताइए। यस सर। चलिए, तो अब मैं पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इस टॉपिक का तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमेशा किसी भी टॉपिक का मैं बिल्कुल इजी सा पूछता हूँ। 5x के गुणनखंड क्या है? आपसे सिंपली पूछा जा रहा है 5x के गुणनखंड। तो सारे ऑप्शन को देखिए और बताइए किस ऑप्शन में 5x के गुणनखंड लिखे गए। मैं कौन से चीजों को गुना कर दूं कि हमारा वापस से 5x। मैं किन चीजों को गुना कर दूं चर अचर के टर्म में, कि वापस से गुना करके हमारे पास 5x आ जाए। 5, पहले ऑप्शन में सिर्फ 5 लिखा गया, दूसरे ऑप्शन में सिर्फ x लिखा गया, तीसरे ऑप्शन में 5 और x लिखा गया, और चौथे ऑप्शन में 5² लिखा गया, 5 का वर्ग, और x लिखा गया। ठीक है, अभी भी 6 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, जबकि इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना, ये तो काफी जल्दी से कर सकते हो। इसमें आपको कुछ सॉल्व करना पड़ रहा है क्या? कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप देखते हो, अगर ध्यान से बातें सुन रहे हो तो जल्दी से आंसर हो जाएगा आपका। तो 10 सेकंड में मैं इसको एंड कर दूंगा, 10 सेकंड में इसको एंड करके आगे बढ़ेंगे। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। अभी भी 4 बच्चे दिख रहे थे जिनका आंसर नहीं आया है, ऐसा क्यों? 4 बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है, आंसर कीजिए, आपके लिए इतनी पोल लाई जाती है ना, आपके लिए सारी चीजें बनाई जाती है। तो यहाँ पर लिखा गया है 5x। तो 5x कहने का मतलब आप क्या बोलोगे सर, 5 गुना में x, 5 और x को जब हम गुना कर देंगे तो 5x मिलेगा। अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं ना, एक क्वांटिटी हमारा दिखा सर 5 और दूसरा क्वांटिटी दिखा x, 5 और x को गुना करने पर ही 5x मिल रहा था, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 5 और x, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। समझ में आया? ऐसे मैक्सिमम आंसर सही थे, ज्यादातर सभी के आंसर सही थे, एक दो आंसर गलत था। ठीक है, चलिए, ये तो क्लियर हुआ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है -7p²। ठीक है, चलिए, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन से इसके फैक्टर, कौन कौन से चीजों को मैं गुना कर दूं, किन किन चीजों को मैं गुना कर दूं कि वापस से हमारा
-7p² बन जाए। माइनस वाला क्वेश्चन कराया था, अभी प्रैक्टिस कराया था, है ना। देखिए किस ऑप्शन में सही सही लिखा गया है। तो अभी तक मुझे इतने कम समय में 5 आंसर दिख रहे हैं और पांचों आंसर सही दिख रहे हैं। तो अब तक जितने बच्चों ने आंसर किया ना, आप सभी के आंसर बिल्कुल सही है। तो अभी तक 7 आंसर आ गए हैं और सातों के आंसर बिल्कुल वेरी गुड सही है। ठीक है, लेकिन सिर्फ 7 ही बच्चे नहीं है क्लास में मोर देन 20 स्टूडेंट हैं। तो आंसर सभी का आना चाहिए। बैठे मत रहो, आंसर कीजिए आप। 15 सेकंड, लास्ट 15। कोई डाउट है तो बताइए। 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड। अभी भी 4 बच्चे दिख रहे हो जिनका आंसर नहीं आया है। अगर किसी पर्टिकुलर रीजन से आप पोल में नहीं आंसर कर पाते, जैसे कि पोल नहीं आता या कोई और प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे बता सकते हो क्लास के एंड में, सर इस वजह से मैं नहीं कर पाता या नहीं कर पाती। 5 4 3 2 1। पोल को मैं एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को समझते हैं कि यहाँ पर क्या हमारा आंसर हो। अच्छी बात है कि यहाँ पर जितने आंसर आए हैं सभी के आंसर सही हैं। सिर्फ एक आंसर मुझे गलत दिखा है। इसका मतलब समझ में तो आ रही है बातें। अगर मैं लिखूं -7p², इसका मतलब क्या कहेंगे। अगर इसको मैं गुणनखंड के रूप में व्यक्त करूं तो सबसे पहले मैं लिखूंगा -7। अब ये नहीं टूटेगा क्योंकि अभाज्य संख्या है, इंटू p²। ठीक है, -7 × p²। अब इसको ब्रेक करें, -7 p का वर्ग पावर 2 करने का मतलब p को 2 बार गुना किया गया। मतलब कौन कौन सी चीजों को गुना किया, एक -7, दूसरा p और तीसरा p। इनको गुना करने पर हमारे पास -7p² फिर से बन जाएगा। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। यस सर। ये क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा वेट कीजिएगा। अभी मैं चैट को बंद कर रहा हूँ, पोल थोड़ी देर में आपको लॉन्च करूंगा। इसमें बस आपको क्या करना है, -3 लिखा गया है, m का पावर 2 लिखा गया, यहाँ पर m लिखा गया, l लिखा गया। आपको इसको एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट के फॉर्म में, मतलब गुणनफल के फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए कौन से सही लिखे गए। सारे ऑप्शन मिलते जुलते दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से देखना सर होगा। हाँ बताइए। पोल मैंने लॉन्च कर दिया है। हाँ कुछ डाउट है तो बताइए। -3 लिखा गया है, फिर m का पावर 2 लिखा गया है, फिर m है और l है। इसको अगर मैं प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखूंगा तो कौन सा ऑप्शन में आपको सही सही दिख रहा है। आंसर बिल क्वेश्चन मतलब बहुत ही सिंपल सा है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। मैंने बस इसलिए बोला कि थोड़ा समय लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है, बस कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं है, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है आप। ध्यान से देखिए कौन से ऑप्शन में सही सही फैक्टर के रूप में लिखा गया है। चलो 15 सेकंड रुकेंगे, 15 सेकंड रुकेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और इस क्वेश्चन में मुझे 3 बच्चों का आंसर अभी तक गलत दिख रहा है और बाकी सभी का तो सही है। अच्छी बात तो है, मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही है। और 4 बच्चे अगेन दिख रहे हो जिनका आंसर नहीं आया है। 5 सेकंड लास्ट, 5 4 3 2 1। अच्छा मुकेश आप माइक बंद करिएगा। मुकेश के आईडी से जो बच्चे हो, अभी मैं पोल को, पोल एंड है और आपका चैट ओपन है। देख अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, -3 लिखा गया सर, यहाँ पर -3 लिख दिया, फिर गुना कर दिया, यहाँ पर m का स्क्वायर लिख दिया, फिर गुना किया, यहाँ पर n लिखा और गुना किया l लिखा। ये और टूटेगा क्या, बिल्कुल हमें दिख रहा है सर -3 तो नहीं कुछ टूटेगा, ये तो हमारा एक प्राइम नंबर है, ऐसे ही लिख दिया। लेकिन m के वर्ग को देखिए, m के वर्ग कहने का मतलब क्या, m को 2 बार गुना करना होगा, तो m को 2 बार गुना करेंगे ना,
m को 2 बार गुना किया, और उसके बाद n एक बार ही है तो n को एक बार लिखा, और l पे पावर 1 है तो एक बार लिखा। ठीक है, तो -3 सबसे पहले आना चाहिए, तो -3 तो सारे ऑप्शन में है। ठीक है, -3 तो सारे ऑप्शन में। उसके बाद m 2 बार आना चाहिए, तो m 2 बार यहाँ पर नहीं है, m 2 बार यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन डी में m तो 2 बार है लेकिन n गायब है, n नहीं है ना, n भी होना चाहिए ना। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है सर 2 बार m, एक बार n और एक बार l, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर है? बाकी सारे आंसर में कुछ ना कुछ मिसिंग थे, है ना। ऑप्शन नंबर सी में देखोगे तो l मिसिंग है, ऑप्शन नंबर डी में देखोगे तो n मिसिंग है, और ऑप्शन नंबर ए में देखोगे तो एक बार m मिसिंग है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़े। देखो इसके बाद हमें जो पढ़ना है, अगला जो टॉपिक है हमारा वह न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, संख्यात्मक गुणांक। इसमें भी कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, कोई भी कैलकुलेशन आपको करना नहीं है, सिंपली आपको देख के ही आंसर आ जाएगा। मतलब समझिएगा, किस संख्या से कोई चर गुना हो रखा है, क्या बोल रहा हूं, कोई भी चर किस संख्या से गुना हो रखा है। जैसे मैं लिख दूं 5x, मुझे बताइए यहाँ पर जो चर है जो x से कितने से गुना हो रखा है, चर को मैंने कितने से गुना किया। तो आप बोलोगे सर 5 इंटू एक्स है ना, तो चर जो है 5 से गुना हो रखा है, तो x का अगर मैं संख्यात्मक गुणांक पूछो तो आप बोलोगे सर 5 है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर x का संख्यात्मक गुणांक 5 है। अगर मैं लिख दूं 12a², अगर मैं पूछूं कि चर क्या है a का स्क्वायर, a का स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक कितना होगा। देखो a² कितने से गुना हो रखा है, तो a² 12 से गुना हुआ है ना, 12 गुना a², 12 गुना a²। तो आप बोलोगे सर a² का संख्यात्मक गुणांक 12 होगा। क्लियर हो गया? इतना ही सिंपल सा कंसेप्ट था, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, दोबारा ही समझाना सर। दोबारा से क्या, मैं कई बार अभी उदाहरण दूंगा ना, अभी काफी सारे उदाहरण करेंगे। अभी मैं लिख रहा हूँ 9y, अब मैं पूछ रहा हूँ y का संख्यात्मक गुणांक बताइए, y का संख्यात्मक गुणांक बताइए। क्या बोलोगे? 9 बोलेंगे सर, बोलेंगे सर 9 इंटू वाई है ना, ये y 9 से गुना हुआ है, तो हम बोलेंगे संख्यात्मक गुणांक 9 होगा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपली से जो समझाया समझ में आ गया ना। तो अगर मैं पूछूं कि इस उदाहरण में 3y-7 में मैं y का संख्यात्मक गुणांक, कई बार आपको सिर्फ और सिर्फ गुणांक लिखा जाएगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या कोफिशिएंट पूछूं, मुझे बताइए y का गुणांक बताइए। इस क्वेश्चन में y का संख्यात्मक गुणांक बोला जाए या सिर्फ गुणांक बोला जाए। तो आप बोलोगे सर y का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, y के आगे 3 लिखा गया है, इसका मतलब अगर मैं देखूं 3y में y कितने से गुना हुआ है, 3 से गुना हुआ है, तो y अगर 3 से गुना हुआ है तो इसका संख्यात्मक गुणांक 3 होगा। समझ में आया? तो y का संख्यात्मक गुणांक 3 होगा, बस इतना सिंपल सा है और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, अगर कुछ नेगेटिव नंबर से गुना हो रखा है तो क्या करेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हाँ बताइए। अगर मैं लिख दूं, मैं लिख रहा हूँ 8x² -5y, अगर मैं पूछूं x² का संख्यात्मक गुणांक, चलिए बताओगे x² का संख्यात्मक गुणांक। तो आप बोलोगे सर x² के आगे क्या लिख रखा है, वही तो हमसे पूछा जा रहा है। 8x² में x² कितने से गुना हुआ है, तो 8 से गुना हुआ है, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि y का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, y का संख्यात्मक गुणांक, y का गुणांक क्या संख्यात्मक गुणांक, कोफिशिएंट या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। देखो यहाँ पर 5 नहीं बोलेंगे, इंपॉर्टेंट यही है। आप बोलोगे सर ये -5y है ना, तो ये लिखेंगे सर -5 इंटू वाई, तो यहाँ पर बोलेंगे सर माइनस का 5 आएगा। तो ये समझ में आ रहा है कि y का अगर गुणांक पूछा जाए या कोफिशिएंट पूछा जाए तो -5 बोलेंगे। समझ में आया? चलो इसको मैं मिटा, अब मैं अगर क्वेश्चन दूं आपको, मैं ऐसे लिख दूं 12xy, अब मैं पूछ रहा हूँ x का गुणांक बताइए, x का संख्यात्मक गुणांक बताइए, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। तो आप बोलोगे सर x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना होगा, 12। ठीक है, अब मैं पूछूं y का संख्यात्मक गुणांक बताइए, y का 12 से। संख्यात्मक, तो अगेन 12 होगा, क्योंकि संख्यात्मक यानी न्यूमेरिकल, तो आपको नंबर बताना है। तो आप बोलोगे सर ये 12 गुना x गुना y, तो आप बोलोगे सर x का भी संख्यात्मक गुणांक 12 है और y का भी संख्यात्मक गुणांक यानी गुणांक 12 है। समझ में आया? एक कंसेप्ट ये समझ में आया? चलिए
अभी मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये सारी चीजें मिटाकर क्वेश्चन है कुछ ऐसा। अगर मैं लिख रहा हूँ 5x प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर माइनस 3b। चलिए, मैं पूछ रहा हूँ x का संख्यात्मक गुणांक, x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अच्छा, कुछ बच्चों का माइक ऑन है। अमित, आप अपना माइक बंद करिए। अमित के नाम से जो बच्चे हो, एस कुमार, ठीक है। x का संख्यात्मक गुणांक आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, चलो। अब मैं पूछ रहा हूँ y का संख्यात्मक गुणांक, y का कितना होगा, y का। तो देखो y के आगे तो कोई नंबर नहीं लिख रखा है। आपको ये पता है कि सर अगर मेरे पास 5 लिखा रखा है तो 5 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 5, बिल्कुल 1 को गुना कर सकते हैं किसी भी नंबर से। अगर मेरे पास y लिखा गया है सिर्फ, तो उसको लिख सकते हैं ना 1 गुना y, है ना। तो हम कह सकते हैं सर y का जो संख्यात्मक गुणांक है वो 1 है यहाँ पर। अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 है। ठीक है, 1 आ जाएगा। मैं पूछूं कि ए स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक, ए स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, अभी भी 1 नहीं। यहाँ पर देखो माइनस ए स्क्वायर है, टर्म को आप देखो तो ये माइनस का ए स्क्वायर है। तो माइनस के स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर कितने से गुना हुआ है, -1 से गुना हुआ है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे माइनस का 1। ठीक है, तो ए स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है लेकिन माइनस का साइन है ना, तो माइनस का साइन है तो माइनस का 1 लिखेंगे। ठीक है, और अगर मैं बी का संख्यात्मक गुणांक पूछूं, बी का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पूछूं, तो बी का आप बोलोगे सर -3 आया। ठीक है, समझ में आया कोफिशिएंट क्या होता है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है, क्लियर है। चलो, अभी मैं एक बड़ा सा कुछ टर्म लिख रहा हूँ और आप मुझे बताइएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3x² -8z प्लस 2m माइनस p का पावर 3 माइनस 7z माइनस, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x का पावर 5। चलो, ये मेरा क्वेश्चन है। आपको मैं जिसका भी कोफिशिएंट पूछूं वो बताना है। चलो, मुझे बस इतना बताओ कि अगर मैं पूछूं m का गुणांक या संख्यात्मक गुणांक, m को खोजिए कहां पर है। जब भी मैं पूछूं तो सबसे पहले सर्च करना है m कहां पर है, तो तीसरा वाला टर्म में m दिख रहा है। m के आगे क्या लिख रखा है, 2। 2 कैसा है, पॉजिटिव है ना, 2 के आगे प्लस का साइन है तो सीधे सीधे बस 2 लिख देंगे। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूँ z का संख्यात्मक गुणांक बताइए। z का, z कहां पर है, देखिए z इस वाले टर्म में है, यहाँ पर z है। ठीक है, z के आगे क्या लिख रखा है, 7। तो क्या हमारा आंसर 7 होगा, नहीं, कुछ बच्चे का आंसर चैट में गलत आ रहा है। -7 है ना, देखो आगे साइन नेगेटिव है तो आप बोलोगे सर -7 होगा। ठीक है, -7 इंटू जेड। ठीक है, समझ में आ रहा। चलिए, अगर मैं पूछ रहा हूँ, अच्छा यहाँ पर -8, चलो इस टर्म को मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अभी के लिए इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, चलो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे x² का गुणांक बताइए, क्योंकि दो जगह दिख रहे थे, -8 भी दिख रहे थे, माइनस, वो तो गलती से बस दो जगह लिख दिया। ठीक है, अब अगर मैं लिखूँ x² का गुणांक, तो आप बोलोगे सर x² का गुणांक कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, क्योंकि x² 3 से गुना हो रहा है। ठीक है, अब कौन सा टर्म बचा, अगर मैं कह रहा हूँ p का क्यूब, p के क्यूब का गुणांक बताइए। p का पावर 3, देखिए p का पावर 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है। उसके आगे कुछ भी नहीं है लेकिन माइनस का साइन तो है ना, तो माइनस का साइन है तो कहेंगे -1 होगा सर। तो याद रखिए, अगर प्लस का साइन रहे, कुछ भी नहीं रहेगा तो या तो 1 होगा या -1 होगा। पॉजिटिव रहेगा तो प्लस का 1 बोलोगे, नेगेटिव रहेगा तो माइनस का 1 बोलोगे। अगर मैं x का पावर 5 का गुणांक पूछूं तो क्या आंसर आएगा, x के पावर 5 के आगे तो कुछ नहीं है लेकिन माइनस का साइन तो है ना, तो माइनस का साइन है तो कहेंगे -1 होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ गुणांक या संख्यात्मक गुणांक। चलो, तो मैं पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन है आपके सामने, -5y -7 में y का संख्यात्मक गुणांक बताइए। पोल मैं थोड़ी देर में लॉन्च कर रहा हूँ। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ -5y -7 में y का संख्यात्मक गुणांक आपको बताना है। y के आगे क्या लिखा हुआ है, y कितने से गुना हुआ है। ठीक है,
कुछ भी सॉल्व नहीं करना, बिल्कुल आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ y का गुणांक पूछा जा रहा है, y के आगे क्या लिखा गया है, y कितने से गुना हुआ है। बहुत ही सिंपल सा है, इसमें कुछ भी आपको समय नहीं लगना चाहिए, इतने समय में हो जाना चाहिए। तो ये मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ, बहुत ही आसान सा है, इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, 10 सेकंड में एंड करेंगे। तो जितने बच्चों ने डिसाइड कर दिया जल्दी से जाइए पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, अभी मैं पोल थोड़ी देर में एंड करूंगा। 3 बच्चे और रह गए, 5, 4, 3, 2, 1। अभी आपको बोला जा रहा था कि -5y, है ना। अभी मैंने क्या बताया कि आपको देखना है y कहाँ पर है, तो यहाँ पर y दिख रहा है, y के आगे कितना लिखा गया है, -5 है ना। तो आप बोलोगे सर -5 से गुना हो रखा है, -5 गुना y, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो y कितने से गुना हुआ, -5 से गुना हुआ। तो आप बोलोगे सर y का जो संख्यात्मक गुणांक होगा -5 होगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। क्लियर है, मैक्सिमम आंसर सही थे, सबसे ज्यादा आंसर ऑप्शन बी पे ही आए थे, एक दो आंसर मुझे गलत दिखा था। चलो अगला क्वेश्चन, -z प्लस 3y²। यहां पर आपसे y² का गुणांक पूछा जा रहा है या संख्यात्मक गुणांक पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में ट्राई करना कि सभी का आंसर है और सभी का सही है। पिछले वाले से भी आसान क्वेश्चन है। पहले देखो y² कहां पर है, y² कितने से गुना हो रखा है। ऑप्शन ए में लिखा गया है -1, ऑप्शन बी में लिखा गया है माइनस का z, ऑप्शन सी में लिखा गया है 3 और ऑप्शन डी में लिखा गया है 3y। ठीक, तो आंसर जल्दी जल्दी कीजिए, क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन है इसलिए मैं कह रहा हूँ जल्दी। अगर कुछ कैलकुलेशन का पार्ट रहता तो मैं बिल्कुल समय देता आपको। चलिए, फिर भी अभी मैं 15 सेकंड दूंगा, 15 सेकंड और। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे मुझे देखते हो ना कि एक क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हो, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे हो, फिर एक क्वेश्चन का कर रहे हो, एक क्वेश्चन का नहीं कर रहे हो, तो स्किप क्यों हो रहा है। अगर कर रहे हो इसका मतलब ये तो डेफिनेटली आपके फोन में पोल का ऑप्शन आता है, फिर स्किप क्यों करते हो। अगर समय ज्यादा चाहिए तो माइक ऑन करके बता दिया करो। ठीक है, 5 सेकंड रुकते हैं, 5, 4, 3, 2, 1। इसको एंड करते हैं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं क्या होगा हमारा। देखो y² कहां पर है, सबसे पहले आप सर्च करोगे तो y² यहाँ पर दिख रहा है, दूसरे वाला पद। y² के आगे 3 लिखा गया है, मतलब टर्म जो था हमारा सेकंड वाला वो था प्लस का 3y²। अब प्लस का 3y² को हम लिख सकते हैं 3 गुना y²। तो y² कितने से गुना हुआ, 3 से गुना हुआ, पॉजिटिव का 3। तो ऑप्शन नंबर कौन से में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, जो कि सभी के आंसर भी थे, कुछ बच्चों का आंसर गलत था। ठीक है, और ये गलती नहीं होनी चाहिए, ये सारे क्वेश्चन में तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, अगर ध्यान से सुन रहे हो तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, इसमें कोई सॉल्यूशन है क्या, कुछ भी सॉल्व नहीं करना। चलो, अगला क्वेश्चन करें। x³ - y³ - 3xy प्लस x प्लस वाई, इसमें y³ का गुणांक पूछा जा रहा है, y के घन का। तो आप पहले सर्च करो कि y का घन कहाँ पर लिख रखा है। पोल मैं थोड़ी देर में लॉन्च करता हूँ, पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, x³ - y³ थोड़ी देर में पोल दिखेगा, -3xy और यहाँ पर है x प्लस वाई। देखिए y का क्यूब कहाँ पर है, और उसको देखकर आप क्या बोलोगे कौन सा हमारा गुणांक है। क्वेश्चन 25 अभी पोल ऑन किया गया है, जाइए पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। देखिए y³ के आगे क्या लिखा गया है, किस नंबर से y³ गुना हुआ है, बस यही पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, आंसर काफी सारे आ भी गए, वेरी गुड। इतना समय काफी है, लेकिन फिर भी अभी मैं कुछ बच्चों का नहीं हुआ है तो अभी मैं रुक रहा हूँ अभी। जैसे ही सभी का होगा मैं एंड करके आगे बढ़ूंगा। 3 बच्चे और रह गए, ओनली 3 स्टूडेंट और।
तो मैं 10 सेकंड रुक रहा हूँ, 10 सेकंड में इसको एंड करके आगे बढ़ेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए इसको समझ लेते हैं। यहां पर बोला गया है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इसमें पूछा किसका जा रहा है गुना। एक सेकंड, अभी दिख रहा है, ठीक। मेरे को पूछा जा रहा है सर वाई क्यूब का गुणांक बताइए। तो वाई क्यूब का गुणांक, वाई क्यूब यहाँ पर दिख रहा है, वाई क्यूब के आगे आप देखो सर किस नंबर से ये गुना हुआ है, तो वाई क्यूब के आगे कोई नंबर नहीं दिख रहा है, एक साइन दिख रहा है माइनस। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई नंबर नहीं दिखे तो 1 तो होगा, और अगर प्लस का 1, प्लस का साइन रहेगा तो प्लस का 1 होगा, और अगर माइनस का साइन है तो माइनस का 1 होगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपको पता है माइनस वाई क्यूब लिखने का मतलब ही क्या है, -1 गुना वाई क्यूब, है ना, यही है। तो आप बोलोगे सर वाई क्यूब कितने से गुना हुआ है, तो -1 से गुना हो रखा है, तो वाई क्यूब -1 से गुना हो रखा है, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन ए -1 वाई क्यूब का संख्यात्मक गुणांक है। क्लियर है? अब समझ में आया कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्यों था सही, बताइए। समझ में आया? तो गुणांक से कोई भी क्वेश्चन आए, संख्यात्मक गुणांक से कोई भी क्वेश्चन आए, कर लोगे। अगर मैं लिखता हूं -7x² वाई, मैं पूछूं वाई का संख्यात्मक गुणांक कितना होगा, वाई का संख्यात्मक गुणांक। देखो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की बात की जा रही है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट में आवाज होगी सर -7 होगा, ठीक है, -7 होगा, 7 नहीं होगा। माइनस भी लगाओगे ना, चिन्ह बार बार मैं बोल रहा हूँ, बार बार आप लोग गलती कर रहे हो, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, फिर एग्जाम में भी गलती करके आओगे। तो x² का गुणांक कितना होगा, तो x² का भी संख्यात्मक गुणांक -7 ही होगा, ठीक है, दोनों का संख्यात्मक गुणांक -7 ही, ठीक है। चलिए एक बार मैं रिवीजन करवाता हूँ क्या क्या चीज अब तक हम लोगों ने पढ़ रखा है। बीजगणितीय व्यंजक या बीजीय व्यंजक क्या होता है, चर या अचर जोड़ घटाव गुना या भाग के द्वारा जुड़े रहेंगे तो उसको बीजीय व्यंजक कहेंगे। जैसे कि अगर मैं कर रहा हूँ 5y - 3, यह क्या है, एक बीजीय व्यंजक है, क्योंकि हमें यहाँ पर चर अचर जोड़ घटाव और गुना के द्वारा जुड़े हुए दिख रहे हैं। डिवीजन का साइन यहाँ पर नहीं है लेकिन आ भी सकता है, 5 और y के बीच में गुना कर सकते हैं, ठीक है। अब 5y - 3 में कुछ चर है कुछ अचर है, मुझे बताइएगा यहाँ पर चर क्या है, इसमें वेरिएबल क्या है, एनीवन चैट में। 5y - 3 में चर क्या है, वेरिएबल क्या है, y है ना, बोलोगे सर y हमारा चर है, जो अल्फाबेट यूज करते हैं अंग्रेजी का। अचर क्या है हमारा, कांस्टेंट क्या है, थोड़ा ध्यान से बताइएगा, अचर क्या है। आप बोलोगे सर एक अचर तो हमारा 5 दिख रहा है और एक -3 दिख रहा है, दो है, एक 5 और एक -3, ठीक है, 3 नहीं लिखना है यहाँ पर, देखो गलती कई बार आप लोग कर देते हो 3, तो ये नहीं लिखना है, 5 और -3, ठीक है। उसके बाद टर्म, आपको पता है कि जोड़ और घटाव के द्वारा ही टर्म अलग होते हैं, लास्ट क्लास में मैंने बताया। तो अगर मैं पद को बोलूं, पद क्या क्या है, तो आप बोलोगे सर दो पद है, एक पद है हमारे पास 5y और दूसरा टर्म हमारे पास -3। और अभी मैंने पढ़ा है कोफिशिएंट, तो मुझे बताइए y का कोफिशिएंट कितना है, y का संख्यात्मक गुणांक अगर मैं पूछूं तो कितना बोलोगे, आप बोलोगे सर 5 है। तो ये सारे चीज समझ में आ रहा है कि बीजीय व्यंजक हमने पढ़ लिया, पद हमने पढ़ लिया, चर अचर पढ़ लिया, संख्यात्मक गुणांक पढ़ लिया, पद के टाइप पढ़ लिए, समान पद असमान पद, ठीक है। चलिए तो अगले क्लास में हम लोग, अगले क्लास का टॉपिक दिखा लूं, अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेस, बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना। ये अभी नहीं करते, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी को क्लास करना है, ठीक है, स्किप बिल्कुल मत करिए।